प्रैक्टिस एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अपने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हैं, वो होने वाले हैं 8, 9 और 10 तारीख में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए हम आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर लाए हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर, जो क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट लास्ट तक देखना है। इसमें सभी सब्जेक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस में। एक्सपेक्टेड पेपर आपको पूरा कवर करना है और इसके बाद में लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसकी क्विज़ आपको कहाँ से लगानी है, वो क्विज़ भी लगानी है। ठीक है गाइस, तो देरी ना करते हुए आपको सारे क्वेश्चन करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन इसी प्रकार के रहेंगे, हिंदी के भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसको कहा जाता है? भारत के का सिराज या सिराज ए हिंद कैसे कहा जाता है? जौनपुर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि इसका जौनपुर को किसने बसाया था, तो किसने बताया था आपको बता देना है कि जौनपुर को बताया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बताया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताते जा रहा हूँ ताकि आप इसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आप वो भी आसानी से कर पाओ। ये रहा आपका आज का दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। आप कमेंट भी कर सकते हो साथ ही साथ में, मैं आपके कमेंट भी यहाँ पर देख रहा हूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? बताइए ग्राम पंचायतों के संगठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप, थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चमड़े के उत्पाद के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अलीगढ़, बी कानपुर, सी गोरखपुर या डी भदोही। तो कौन सा? कानपुर, बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप सबको कमेंट में आप आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। बनारस घराना क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? बनारस घराने से। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुधवा कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बताइए कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। ये किस किस राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? एक तो हो गया अपना एमपी के साथ, और अपना छत्तीसगढ़ के साथ करता है, और अपने किसके साथ करता है? झारखंड के साथ करता है और बिहार के साथ करता है। ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ कौन सा जिला? सोनभद्र जिला करता है, जो कि यूपी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? मेजर जो ध्यानचंद जी हैं, मेजर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद जी है, इनका क्या होता है? जन्मदिन होता है। ठीक है, इनका होता है जन्मदिन। तो इस दिन मनाया जाता है, किस दिन? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेड हैं जो यूपी पुलिस में आपको देखने को मिलेंगे। 1935 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। अगर आपसे दिन पूछ ले तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की
किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं? क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा काम है प्रैक्टिस कराना। हम आप पढ़ तो सभी जगह से लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस यहीं पर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। चारुकुला नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चारुकुला नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए, ब्रजभूमि से। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए, किस जिले में है? बहराइच में। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर बी आपका सी होगा। अच्छा, डी और ई का क्या है आपको बताना है। विटामिन रेटिनल किसका है? विटामिन ए का। अगर कैल्सीफेरॉल के करें तो डी का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किसका क्या रासायनिक नाम है। ये किसका होगा? सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी? नहीं। अकबर और हेमू? मराठा और अहमद शाह अब्दाली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो गया। किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था जो पानीपत का तृतीय युद्ध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इस किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहली बात तो किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या है? कवित्री, कवित्री, कवित्री या कविइत्री? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या है? कविइत्री। कवित्री कौन सा है? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि प्लस अपी। बताइए, इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? कौन सी संधि है? यण संधि है। इसमें कौन सी संधि? यण संधि। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सी अलंकार है? बताइए, कौन सा अलंकार है? बताइए, इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष। क्यों? कि इसमें सोवरन शब्द के तीन अर्थ हैं। सोवरन शब्द के इसमें जो सोवरन शब्द है इसमें इसके कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अट्टाटिलिका, कृपा, चौंच या चक्र? तो इसका कौन सा है? चौंच। ठीक है, अगर इसका बात करें कि इसका चौंच का तत्सम की बात करें कि इसका तत्सम क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि तो चौंच का तत्सम क्या होगा, तो आपको वहां पर बता देना है कि जो चौंच का है वो तत्सम क्या हो जाएगा? चंचू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चौंच का तत्सम? चंचू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर चंचू लगा देना अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? सर्वज्ञ। बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। आंसर बताइए। सही करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
रोपण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? सूर्य धन उदय क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, सूर्योदय का, बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें संधि की अगर बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? बताइए कौन सा समास है इसमें? अव्ययी समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। तो आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? सूर्य और नाव है क्या? नाव और सूर्य है, युवती और नदी, पार होना और तैरना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरणी यानी कि ये वाला तरणी यानी कि क्या हो जाएगा? सूर्य, और ये वाला तरणी यानी कि क्या हो जाएगा? नाव। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है? उदासीन हो जाना, गुस्सा होना, बहुत प्यार करना, अंधे हो जाना? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता, उदासीन हो जाना यानी कि आंखें फेर लेना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। उसका प्राण निकल गया, गलत है, उसके प्राण निकल गया होता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बताइए इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा? ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही होगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, शौक, क्रोध या उत्साह? तो क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पावक तो है, अनल भी, प्रसान है, अनिल है, कौन था बताइए? तो अनिल जो है, अनिल तो है, पावक भी है और कृसान भी। जो अनिल है ये किसका है? हवा होता है, अनिल यानी कि हवा होती है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची नहीं है, किसका? अग्नि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़े का पानी, घड़े का पानी में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक? बताइए। संबंध कारक, बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आपको तो ये चीज पता ही, रटी होनी चाहिए कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रटी लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 460 रुपए में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि किसी कोई वस्तु यदि 100 रुपए की है और उसे 15% लाभ यानी कि 115 में बेचा जा रहा है, तो ठीक है, तो 115 बराबर किसके है? 115 बराबर है हमारा 460 के। तो को क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे करेंगे? 115 की वैल्यू 460 है, तो क्या करेंगे आप? 115 को ले जाएंगे इस तरफ, तो 1 बराबर 460 बटे 115। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे। 100 बराबर 460 बट गुणित 100 बटे 115। 23 से काट दो 5 बार, 23 से काटा 5 बार और 23 दूनी 46, तो यहाँ पर 20 आ गया। 5 से काटा 20 बार, तो 5 20 हम 100, 20 का गुणा 20 यानी कि 400। तो ये 100 बराबर हो गया, क्या आ गया? 400 आ गया हमारा। तो जो 400 आ गया ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि 100 माना था हमने क्रय मूल्य यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी जब मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ठीक है, अब माना कि टोटल काम कितना है? टोटल काम आप कैसे निकालते हैं? टोटल काम निकालते हैं एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 60, यानी कुल काम आ गया हमारा, कुल काम कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी पर डे की कितनी आ गई? यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? या भाई कोई दोनों लोग 12 दिन में कर पा रहे हैं तो एक दिन में कितने करेंगे? तो भाग दे दो पूरे काम में। तो 60 12 से अगर 60 में अपन 12 का भाग देंगे तो कितना? तो यानी कि एक दिन में 5 कर रहे, तभी तो वो 12 दिन में कर पा रहा है 60 काम। चलो ठीक है, इसी प्रकार हम ए का देख ले रहे हैं। तो ए जब
30 दिन में कर पा रहा तो 1 दिन में 2 काम करता, तभी तो वो 30 दिन में 60 काम कर पा रहा। तो चलो 2 आ गई। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की कितनी आएगी? ए को हटा देंगे ए प्लस बी में से, तो बी की आ गई यहाँ पे हमारी 3 आ गई। तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है और कुल काम कितना है हमारा? 60 है। तो भाई कुल काम 60 है और बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितने दिन में कर पाएगा टोटल? 20 दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ऐसी क्वेश्चन को क्या, वह छोटी छोटी संख्या जिससे 12, 16 और विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है। क्या करना है? जितनी भी संख्याएं दी उनका एलसीएम लेना है। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। 12, 16 और 18, इसका एलसीएम कैसे लेंगे हम? मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। 12 बराबर होता है 3 गुणे 4 और 16 गुणा होता है, यानी कि 16 बराबर होता है 4 टू द पावर 2। 18 का क्या होगा? 18 का होगा 3 टू द पावर 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2, ये वाली बड़ी पावर ले ली हमने ये, और यहाँ पर ले ली हमने बड़ी पावर 1, ये कौन सी? 9 की। ठीक है, तो 16 नम्मा कितना होता है? 144। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। समझ में आई इतनी बात कि एलसीएम कैसे नहीं है? और जिसको नहीं आई समझ में, तो थोड़ा सा आप लोगों का बेसिक कमज़ोर है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो फिर आप रेगुलर क्लास हमारी देख लीजिएगा, तो उसमें आपको एलसीएम बहुत ईज़िली हम समझा देंगे। एलसीएम 144 आ गया। तो जब भी अब आप तीनों संख्या को एलसीएम निकाल के अपन को जो भी शेष बचा है उसको जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 144 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 149। आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना बस आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो उनका लगभग। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। कैसे करवाए हैं? कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है उसमें, एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम मतलब क्या है? एलसीएम मतलब क्या है कि एलसीएम का मेरा मतलब है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का अनुपात लिखना है और गुणा में क्या लिखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहा है? जब भी एलसीएम निकालने को है, एलसीएम बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का अनुपात इंटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है हमारा? 4 है। 4 चौको 16, 16 3 48। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आंख बंद करके आपको ये मेथड याद रखना है। जब भी अनुपात का, दोनों अनुपात का गुणा कर देंगे और इसका मतलब तीनों चीज़ों का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 का 36% प्लस 140 का प्लस 140 का कितना प्रतिशत 111 होगा? बताइए। ये क्वेश्चन कुछ चलो करके देखते हैं। 250 का 36% निकाल लो। 50 से काटा हमने 5 बार, 50 दूनी 100, 2 ही 18, 36, 18 पंची 90 प्लस 140 का x% मान कितना परसेंट, यानी x%, 111 के बराबर है। देखो 90 जाएगा इस साइड तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 21 बचेगा। भाई 90 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 140 गुणित x बटे तो बराबर ये 90 इस साइड गया, 111 माइनस 90। तो ये सॉल्व कर दो। चलो इसको अपन बाद में सॉल्व कर, चलो इसको एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। तो 14x बटे 10 बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 111 में से 90 गया, कितना आ गया? 21, 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। x बराबर ये 10 का गुणा होगा 221 में, तो 210 हो जाएगा। 14 x का 14 नीचे आ जाएगा, काट दो इससे। 14 दे कम 14, बचा कितना? 7, 14 पंचे 70, यानी कि 15% के बराबर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 25 है। देखो 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 25 है। तो यानी उनका कुल योग कितना होगा? तो जब औसत दिया होता है तो उनका कुल योग कितना आ जाता है? 10। उसी उतनी संख्याओं को, जितनी संख्याएं होती हैं उनमें औसत का गुणा कर देते हैं, यानी कि कुल योग संख्याओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा हमारा? 250 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 गुणा 25 का दें।
प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नई औसत क्या होगा? देखो, औसत में जब कोई संख्या का गुणा किया जाए, सभी संख्याओं प्रत्येक संख्याओं जो भी किया जाए, तो वो औसत के साथ हो जाता है। जैसे जैसे कि हम इसमें 25 में हमने 1 जोड़ दिया, मतलब हमने अगर प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया, तो 25 में 1 जोड़ के क्या आ जाएगा? हमारा नया औसत 26 आ जाएगा। अगर 25 में हमने 1 घटा दिया सभी संख्याओं में, तो 25 जो नया औसत आएगा वो 24 आ जाएगा। ठीक है? तो जो हम प्रत्येक संख्याओं के साथ करते हैं, वही औसत के साथ हो जाता है। ठीक है? वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक नया 1 जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, तो 3 जुड़ जाएगा। तो 25 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी क्या होगी? एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। बताइए। देखो, चक्कर लगाने के लिए तय की दूरी यानी कि परिमाप की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होती है। किसका फॉर्मूला है ये? ये है आयत का परिमाप का। तो 2 गुणित लंबाई कितनी है 20 प्लस चौड़ाई कितनी है 15। तो 15, 20, 30, 35 दूनी 70। तो 70 आ गया, हमारा परिमाप आ गया। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने की तय की दूरी, तो यानी कि यही परिमाप ही उसकी दूरी है चारों ओर की। 70 मीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताओ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? जब भी आपको किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, तो क्या करना पड़ता है? 5/18 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है? और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसमें क्या करना पड़ता है? 18/5 का गुणा करना पड़ता है। ये आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। 72 गुणित 5/18 कर देंगे। 18 चौको 72, 4 पंचे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी? जो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी, सी व्यवसाय में क्रमशः 20,000, 30,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 90,000 लाभ होता है, 9,000 रुपए होता है। वर्ष के अंत में लाभ 9,000 होता है, तो फिर बी का हिस्सा बताइए। देखो, एक 20,000 रुपए के साथ मिल जुड़ रहा है, चलो ठीक है। एक जुड़ रहा है 30,000 के साथ, एक जुड़ रहा है 40,000 के साथ। देखो, अवधि सभी की समान है, यानी कि 1 वर्ष और 1 वर्ष है। ठीक है? तो 1-1 का गुणा कर देंगे, वो तो कोई करो या ना करो। चलो काट दो, इनके 0, इनके 0, इनके 0 कट गए। तो इनका अनुपात किस अनुपात में बटेगा? जिस अनुपात में मैंने लागत लगाई है, 2:3:4 के अनुपात में बटेगा। तो बी का हिस्सा, यानी कि बी का हिस्सा 3। तो कुल हिस्सा 4, 3, 7, 8, 9। तो कुल हिस्सा 9 है। कुल हिस्सा 9 है, 4, 3, 7 और 2 9। 9 में से बी का हिस्सा कितना है? 3। और कुल जो लाभ है वो कितना हुआ है? 9,000। काट दो, 9 से काटा 1,000 बार गुणे 3, 1,000 गुणे 3 यानी कि 3,000 होगा बी का हिस्सा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष में 100% है कोई चीज, तो वो कितनी हो जा रही है? 200 हो जा रही। ठीक है? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? तो यानी कि 20% होगी। देखो, 100% हो रही, 5 से भाग दे दो, 5 बीसम 100, 20%। ये रहा सी आपका करेक्ट आंसर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 160 अंक मिलते हैं और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 160 अंक मिले प्लस 15 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर सकते हैं आप समझने के लिए। 160 अंक मिले तो इसमें हो गया वो फेल हो गया। ठीक है? अगर उसको 15 और मिलते, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन और उत्तीर्ण होने के लिए भी कितने चाहिए? उसको 35% चाहिए, तो ये 35% के बराबर ही होते, तभी तो वो पास हो जाता। ठीक है? आप इतनी बात समझ रहे होंगे। चलो इसको जोड़ दो। 160, 10, 70, 175, 175। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता। एक छात्र को 160 अंक मिले और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक कितने हैं? ठीक है? तो क्या है? ये 35% के बराबर है। क्या है 35% के बराबर? 175। 175 बराबर 35%। 100% बराबर कितना होगा? 175 बटे 35 गुणे 100 बराबर 100%। इसको सॉल्व कर दो।
5 से काटा, 7 से काटा 5, 7 35, इसको काटा 7 से, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 35, 5 से काटा 20 बार, 25 दूनी 50, यानी कि 500। तो 500 क्या हो जाएगा इसका कुल जो अधिकतम अंक होंगे। यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी कितना है 4 अनुपात 5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत से करवाए हैं। जो भी खाली जगह उसमें 3 लिख दो, जो भी खाली जगह उसमें 4 लिख दो, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 5 तिरी 15, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अनुपात आ गया, अनुपात बी अनुपात सी का। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मूल्यांकन करना है इसका, इसमें अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है और इसमें भी अंडर रूट है, ठीक है। 625, 144, 21, 625 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 प्लस 44 का कितना हो जाएगा 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 में 1 बचा, 25 और 1 25 प्लस 1 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु विक्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकन, जैसे उसने कोई चीज़ 100 में खरीदी, उसने उस पे 20% अधिक अंकित कर दी, यानी कि मार्क प्राइस कर दी इसने 120 और वो मूल्य अंक कर दी। फिर उसने 10% की छूट दी, 10% जबकि जब इस पे छूट देंगे अपन, जब 120 पर अपन 10% की छूट देंगे, यानी कि इसको 90% बेचेंगे, तो कितना में बिकेगी वो, ये काट दिया बाई नंबर 108। सेलिंग प्राइस कितनी कर दी हमने 108 रुपये। तो 10% की छूट देता है तो उसका शुद्ध लाभ कितना है, 100 की चीज़ ये कॉस्ट प्राइस है, 100 पे हमें 8 रुपये का लाभ हो रहा है, 108 बेच रहा है क्योंकि, तो 8%। एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपके लिए कल करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस कर दी जाए और इसकी आपकी क्विज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।